वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीएस के एमसीक्यूज, जिसमें हम 10 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज हमारा कौन सा क्वेश्चन है? 11 क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? ध्रुपद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा जो पहला ऑप्शन वो क्या दे रखा है? इसका उल्लेख सामवेद में मिलता है। दूसरा ऑप्शन है ध्रुपद की शुरुआत आलाप से होती है जिसे बिना शब्दों के गाया जाता है। तीसरा है दगारी घराना और दरभंगा घराना ध्रुपद संगीत से जुड़े हैं। उपरोक्त कथन में से आपको बताना है कितने कथन सही है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर केवल इसमें कौन से? केवल 2 सही है, केवल 2। दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन इसका जो उल्लेख है सामवेद में मिलता है, तो इसका उल्लेख जो हमें सामवेद में नहीं मिलता है, इसका उल्लेख सामवेद में डायरेक्ट उल्लेख हमें नहीं मिलता है, इसलिए जो हमारा सिर्फ दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। ध्रुपदी क्या है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय जो संगीत है उसका सबसे पुराना भव्य रूप है। इसका किसका? ध्रुपद का। इसका उल्लेख नाट्य शास्त्र के 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी में भी मिलता है। सामवेद जो है भारतीय संगीत परंपरा की उत्पत्ति से संबंधित है और शास्त्रीय संगीत के कई शैलियां हैं इससे प्रेरित है। हालांकि सामवेद में ध्रुपद जैसी किसी विशिष्ट शैली का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर पहला है वो सही नहीं है। यह नाम ध्रुव और पद से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है कि कविता के पद्य रूप और गाने की शैली दोनों को दर्शाता है। कौन? ध्रुव और पद। ठीक है, ध्रुपद मूलतः एक काव्यात्मक रूप है जो अपनी विस्तृत प्रस्तुति शैली और रागों के सटीक स्पष्ट विस्तार के लिए जाना जाता है। जैसे कि इसके जो राग है और जो इसकी स्पष्टता है उसके लिए कौन सी? ये ध्रुपद एक विशेष शैली है। ठीक है, ध्रुपद का आरंभ आलाप से होता है जिसमें शुद्ध संगीत के माध्यम से बिना शब्दों के राग की भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। आलाप राग की विशिष्ट मनोदशा को उभारते हुए श्रोताओं को मन में एक गहन भाव निर्मित करती है। जैसे कि अगर हम किसी संगीत को सुनते हैं तो हमारे मन में कोई कोई भावनाएं व्यक्त होती है ना, ठीक उसी प्रकार हमें इससे भी, ध्रुपद से भी कोई कोई भावनाएं उत्पन्न होती है हमारे मन में। ठीक है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो सही है। ध्रुपद रचनाओं में आमतौर पर 4 से 5 छंद होते हैं और इन्हें युगल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आमतौर पर 2 पुरुष गायक ध्रुपद शैली प्रस्तुति देते हैं। तानपुरा और पाखवज आमतौर पर उनके साथ होते हैं। ठीक है, ध्रुपद गायन को उनके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वाणी या बानी के आधार पर 4 उपरूपों में विभाजित किया गया। कौन कौन सी में? दगरी घराना, दरभंगा घराना, बेतिया घराना और तलवंडी घराना, इसलिए जो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन है वो भी सही है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं हम। 12 जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? माना जाता है कि इस संगीत शैली की शुरुआत अमीर खुसरो से हुई थी और इसमें 2 से 8 पंक्तियां तक के छोटे गीत शामिल है। इस शैली की एक विशिष्ट विशेषता इसकी रचना में तानों का लगातार उपयोग है। इस संगीत में उनके योगदान के लिए प्रसिद्ध प्रतिपादक पंडित भीमसेन जोशी को वर्ष 2008 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आपको इसमें से बताना है कि कौन सी संगीत शैली का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ख्याल। ख्याल को इसमें वर्णन किया गया है संगीत शैली का। ठीक है, हम इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ते हैं। ख्याल, ख्याल शब्द किससे? फारसी से लिया गया है। जो हमारी फारसी लैंग्वेज है उससे लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? विचार या कल्पना। जैसे कि हम बोलते हैं मुझे उसका ख्याल आ गया, ऐसे ये तो सारी चीज़ें क्या होती है? एक विचार और एक कल्पना। इसकी उत्पत्ति किसने की थी? शेर जो अमीर खुसरो थे उनके द्वारा की गई थी। ख्याल 2 से 8 पंक्तियों तक के छोटे गीतों के संग्रह पर आधारित है। सामान्यतः ख्याल रचना को बंदिश भी कहा जाता है। 15वीं शताब्दी में किसने? हुसैन शाह जौनपुर सल्तनत के एक सरकी शासक थे जिनको ख्याल सबसे संरक्षण, जिन्होंने ख्याल जो है उसको सबसे बड़ा संरक्षण दिया था। ख्याल की सबसे अनुष्ठी विशेषता क्या है? यह रचना में तानों का बार बार प्रयोग किया जाता है। ख्याल बंदिशों का विषय रोमांटिक होता है जिसमें प्रेम के भाव को व्यक्त किया जाता है, चाहे वह सांस्कारिक हो या किसी दिव्य अस्तित्व से संबंधित हो। ठीक है, तो हम जैसे कि अगर हमें मान लो हमारी कुछ दिनों बाद शादी है तो हम ये उसके ख्याल में लग जाते हैं, ऐसे ख्याल हमारे अंदर आए जाते हैं, तो ख्याल किसी कल्पना या विचार को कहते हैं। ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने के प्रमुख ख्याल समर्थक थे और उन्हें वर्ष 2008 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ठीक है, ख्याल संगीत के अंतर्गत प्रमुख घराने हैं। कौन कौन से घराने हैं? ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला? एक तो पंडित भीमसेन जोशी कौन है? जिनको ये किराना घराने के प्रमुख ख्याल समर्थक थे और इन्हें 2008 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको कौन कौन से घराने इसमें दिए गए थे? तो कौन कौन से? ग्वालियर घराना, किराना घराना, आगरा घराना और पटियाला घराना और बेंडी बाजार घराना। ठीक है, इसके प्रमुख घराने। अब हम
क्वेश्चन नंबर 13 पर आते। क्वेश्चन नंबर 13 क्या हमारा, भारत में कर्नाटक संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या इसमें पहला ऑप्शन, पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पहला ज्ञात संगीतकार माना जाता है। दूसरा, अन्नमाचार्य को व्यापक रूप से कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है। तीसरा है, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति त्यागराज, मुथु स्वामी दीक्षितार और श्याम शास्त्री शामिल है। आपको इसमें से बताना कितने कथन सत्य हैं, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, केवल एक। इसका जो हमारा थर्ड वाला आंसर है वो सही होगा, और जो हमारा फर्स्ट और सेकंड है वो क्या, इंटरचेंज है। यहाँ पर क्या, अन्नमाचार्य को कर्नाटक संगीत का पहला ज्ञात संगीतकार माना जाता है, और जो पुरंदर दास को व्यापक रूप से कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट सेकंड इंटरचेंज है और थर्ड वाला हमारा सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल एक, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। कर्नाटक संगीत जो क्या होता है, अन्नमाचार्य द्वारा सबसे पहला संगीतकार लिखा गया था, ठीक है। जो अन्नमाचार्य थे सबसे पहले संगीतकार थे किसके, कर्नाटक में। उन्होंने भगवान विष्णु के एक रूप को भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति में संकीर्णित रचना की थी इसमें, है ना। उनकी रचनाएं क्या थी, मुख्यतः काय में थी, तेलुगु में थी। उन्हें व्यापक रूप से तेलुगु गीत लेखक के पितामह के रूप में जाना जाता है। जो तेलुगु गीत सबसे ज्यादा किसके द्वारा लिखे गए हैं, तो किसके द्वारा लिखे गए यहाँ पर, हमारे अन्नमाचार्य के द्वारा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके पुरंदरदास कितने 1484 से लेकर 1564 तक कर्नाटक संगीत के संस्थापक समर्थकों में से एक थे। भगवान किसके, भगवान कृष्ण के भक्त थे। व्यापक रूप से जो पितामह है या कर्नाटक संगीत के पिता दादा के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो भी सही नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये ऋषि नारद के अवतार हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से 10 साहित्य शामिल है। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति या 3 महान संगीतकार कौन कौन से, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्याम शास्त्री को संदर्भित करता है। इसलिए कथन हमारा जो थर्ड वाला है वो सही है। कर्नाटक परंपरा में इन संगीतकारों की विशिष्टता केवल उनकी रचनाओं से विशाल नहीं है, ठीक है, बल्कि उनके गीतों में छिपे गहन और अर्थपूर्ण संदेशों में निहित थी, ठीक है। जो हम अगर कोई चीज़ बोलते हैं तो अगर उसका कोई अर्थ होगा तो उसकी वैल्यू समझेंगे लोग, वरना नहीं समझेंगे। जैसे संत त्यागराज ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया है, नादोपासना संगीत का अभ्यास मोक्ष की ओर ले जाने वाला एक आध्यात्मिक मार्ग है। त्रिमूर्ति के सभी 3 संगीतकार कौन कौन से, तमिलनाडु के तंजावुर में रहते थे और वहीं अपनी उत्कृष्ट कृतियां रचते थे, जिससे कर्नाटक संगीत की दुनिया पर उनकी अमिट छाप पड़ी, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना। हमें यहाँ पर कुछ लोक संगीत दे रखे और उनके स्थान दे रखे। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन वो क्या है, वनावन महाराष्ट्र, खोंगजोम पर्व नागालैंड, तीसरा है पोवाड़ा जम्मू और कश्मीर। तो आपको इसमें से बताना है कितने सही सुमेलित है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, डी। इसमें से हमारा कोई भी सही नहीं है। जो हमारा वानावन कहाँ का, ये जम्मू और कश्मीर का, और ये जो हमारा पोवाड़ा ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का, और खोंगजोम पर्व कहाँ का है, तो ये कहाँ का है, नागालैंड का नहीं, मणिपुर का है, ठीक है। इसलिए हमारा इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। जो वानावन है यह कहाँ का, जम्मू कश्मीर का एक लोक संगीत है। इसे विशेष रूप में कब, शादी समारोह में गाया जाता है और इसे गाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो सही नहीं है। खोमजोम पर्व यह मणिपुर राज्य का एक महत्वपूर्ण लोक संगीत है। यह लोकप्रिय गाथा शैली है जो कब, वर्ष 1891 में ब्रिटिश सेना और मणिपुरी प्रतिरोध बलों के मध्य लड़ी गई खोंगजोम की लड़ाई का संगीतमय वर्णन है, ठीक है। पोवाड़ा यह महाराष्ट्र राज्य से उभरने वाला एक लोकगीत है। यह आमतौर पर शिवाजी जैसे अतीत के वीर नायकों के लिए गाया जाने वाला गीत होता है। यह गीत उनकी गौरवशाली अतीत की घटनाओं को, उनकी वीरता को, कार्यों को वर्णन करता है। जैसे कि यह बताता है कि किसी पहले के ज़माना में जो महाराजा हुआ करते थे उनकी वीरताओं के बारे में, और खास करके किसके बारे में बताया गया यहाँ पर, शिवाजी के बारे में, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15, कथकली नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इसे 1930 के दशक में रुकीमणि देवी अरुणडेल द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। दूसरा है, कथकली नृत्य सामान्यतः केवल पुरुष द्वारा समूह में किया जाने वाला प्रदर्शन है। थर्ड है, कथकली गीतों के लिए प्रयुक्त भाषा मणि परवालम है। आपको बताना इसमें से कितने कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, केवल 2। इसमें जो हमारा दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन जो हमारा ये फर्स्ट वाला है ये इसमें सही नहीं है। इसे 1930 के दशक में किसे
किसने, वी.एन. मेनन द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। किसके द्वारा, वी.एन. मेनन द्वारा। ठीक है, इसलिए हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो सही नहीं है, सेकंड और थर्ड सही है, तो इसका हमारा केवल 2 आंसर होगा। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। कथकली नाम किससे, कथा और कली से लिया मिलकर बना है। कथा का अर्थ होता है कहानी और कली का अर्थ होता है नाटक। ठीक है, यह संगीत, नृत्य और नाटक का अद्भुत संयोजन है। इसे किस 1930 के दशक में प्रसिद्ध मलयाली कवि कौन, वी.एन. मेनन ने मुकुंद राजा के संरक्षण में पुनर्जीवित किया था। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो सही नहीं है। कथकली नृत्य की कुछ विशेषताएं, कथकली आमतौर पर एक पुरुष मंडली का प्रदर्शन है, इसलिए जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है वो सही है। कथकली गायन में प्रॉप्स का बहुत कम इस्तेमाल होता है, हालांकि अलग अलग किरदारों के लिए बहुत ही विस्तृत चेहरे का मेकअप और सिर पर पहनी जाने वाली पोशाकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कथकली के जो अधिकांश गायन अच्छे और बुरे के बीच शाश्वत संघर्ष को प्रभावशाली ढंग से दर्शाते हैं। यह महाकाव्यों और पुराणों में वर्णित कथाओं में से अपने विषय को ग्रहण करता है तथा इसे पूर्व का गाथा गीत भी कहा जाता है। कथकली गीतों के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा मणिप्रवलम है, यानी मलयालम और संस्कृत का मिश्रण है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है वो सही है। कथकली आकाश या ईश्वर का तत्व का प्रतीक है। प्रसिद्ध प्रस्तावक कौन है, गुरुकुंज कुरूप, गोपीनाथ कोटाकल, शिवारमन, रीता गांगुली आदि इसके प्रसिद्ध प्रस्तावक है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित युग्मक पर विचार कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ नृत्य शैलियाँ दे रखी है और उनके कुछ क्षेत्र दे रखे हैं, तो आपको इसमें से बताना है कितने सही सुमेलित हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या है, थांगता मणिपुर, दूसरा है कालबेलिया राजस्थान, तीसरा है सिंगीचाम सिक्किम। तो आपको इसमें से बताना कितने सही सुमेलित हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी। इसमें सभी 3 ही सही है, थांगता मणिपुर, कालबेलिया राजस्थान और सिंगीचाम सिक्किम का, इसलिए हमारे इसमें तीनों ही सही है। थांगता मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य है। जो थांगता का अर्थ क्या होता है, तलवार, और ता का अर्थ है, मतलब थांग का अर्थ होता है तलवार और ता का अर्थ होता है भाला। यह नृत्य प्रदर्शन कौशल, रचनात्मक और चपलता का एक अनूठा प्रदर्शन है, जिसमें कलाकार एक नकली लड़ाई अनुक्रम का अभियान करते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि हम टीवी वगैरह में देखते हैं तो वो अकबर वगैरह इनका नाटक बताते हैं, उसमें जैसे तलवारों से लड़ाई की जाती है, ठीक उसी प्रकार की यहाँ पर लड़ाई होती थी, लेकिन वो कैसी नकली लड़ाई हुआ करती थी और उसमें असली लड़ाई होती है। लड़ाई का अनुक्रम सिर्फ किस लिए होता था, सिर्फ अभिनय के लिए। हमला करने वाले और बचाव करने के लिए छलांग लगाते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा जो फर्स्ट वाला है सही सुमेलित है। कालबेलिया ये राजस्थान के कालबेला समुदाय की महिलाओं द्वारा किए जाने वाला एक कामुक लोक नृत्य है। इसमें वेशभूषा और नृत्य की चाल नागों के समान होती है। जैसे कि जो हम देखते हैं कि नागों के ऊपर कैसे चित्र जिस टाइप से बने हुए रहते हैं, उसी तरह की जो यहाँ की जो नृत्य करती है महिला है, उसी तरह की वेशभूषा होती है उनकी, और उनकी चाल भी सिर्फ नागों की समान ही होती है। ठीक है, अब हमारा सिंगीछम सिक्किम का एक प्रसिद्ध मोखोटा नृत्य, जिसमें नर्तक बर्फ के शेर का प्रतीक बने रोएदार शेर की वेशभूषा पहनते हैं और वे खांग चेन दुझोंग पर कंचनजंगा चोटी को एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, इसलिए यह थर्ड वाला भी हमारा सही सुमेलित है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे 17 क्वेश्चन पर। इसमें क्या है, जल्लीकट्टू के बारे में निम्नलिखित कितने कथन सही है। तो हमें यहाँ पर बताना है कितने कथन हमारे लिए जल्लीकट्टू के लिए सही है। तो क्या है, पहला, यह सांडों को वश में करने का एक खेल है जो तमिलनाडु में पोंगल उत्सव के एक भाग के रूप में प्रचलित है। दूसरा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पशु क्रूरता के आधार पर इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। थर्ड है, इसका उल्लेख प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में मिलता है। तो हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो इसमें जो हमारा सही होगा केवल 2 होंगे, इसका जो हमारा आंसर होगा वो बी होगा। इसमें जो हमारा फर्स्ट और थर्ड वाला सही है, लेकिन हमारा सेकंड वाला इसमें रॉन्ग है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे प्रतिबंधित नहीं किया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। जल्लीकट्टू सांडों को वश में करने का एक पारंपरिक खेल है, जिसमें प्रतिभागी सांड के कुबुट का पकड़कर उस पर लटकने का प्रयास करते हैं, जबकि सांड भागने की कोशिश करता है। यह तमिलनाडु में जनवरी के दूसरे सप्ताह में फसल उत्सव पोंगल के दौरान मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और अन्य पशु अधिकारी समूह का एक याचिका के बाद भारत सर्वोच्च न्यायालय पशु क्रूरता के आधार पर 2014 में जल्लीकट्टू है पर प्रतिबंधित लगा दिया था।
हालांकि 2017 में तमिलनाडु सरकार ने जल्लीकट्टू को अनुमति देने के लिए एक अध्यादेश पारित किया, जिसे बाद में 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। अतः जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन ऑप्शन है वो सेकंड वाला सही नहीं है। जल्लीकट्टू का संदर्भ किससे है? तमिल जो साहित्य के 5 महान महाकाव्यों में से एक है। कौन सा? शिल्पाधिकारम में वर्णित है, जो संगम काल 300 ईसा पूर्व में लिखा गया था। अतः जो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है? 18 क्वेश्चन। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन एनक्यूएम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिशन की समय सीमा वर्ष 2023 से 2031 तक निर्धारित है। दूसरा, इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। थर्ड है, भारत समर्पित क्वांटम मिशन वाला 7वां देश होगा। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन सा सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? सी। इसमें क्या जो हमारा फर्स्ट और जो हमारा थर्ड है, पहला और इसमें तीसरा सही है। लेकिन जो दूसरा है, इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है, इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लागू किया गया, इसलिए हमारा जो सेकंड वाला है वो सही नहीं है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। जो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है एनक्यूएम, वर्ष 2023 से लेकर 2031 के लिए योजनाबद्ध मिशन का उद्देश्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान का एक विकास को बढ़ावा देना और जो क्वांटम टेक्नोलॉजी इक्विटी में एक जीवंत अभिनव पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है। ठीक है, इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत DST द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। ठीक, इस मिशन के लॉन्च के साथ भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, कनाडा और चीन के बाद समर्पित क्वांटम मिशन वाला 7वां देश होगा। ठीक है, इसलिए हमारा जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो सही है। अब आ जाते हैं हमारे 19 क्वेश्चन पर। 19 क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो हमें यहाँ पर कुछ क्षेत्र दे रखे और उनके कुछ देश दे रखे, हमें इसमें से बताना है कितने सही सुमेलित हैं। तो हमारा जो फर्स्ट वाला है क्या होगा? सिस्तान प्रांत, ईरान। दूसरा है बलूचिस्तान, पाकिस्तान। तीसरा है मारिब, अफगानिस्तान। हमें इसमें से बताना है कितने सही सुमेलित हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? बी। केवल 1 और 2 सही है, सिस्तान प्रांत, ईरान और बलूचिस्तान, पाकिस्तान। लेकिन जो हमारा मारिब वो अफगानिस्तान में नहीं, कहाँ पर है? यमन में। ठीक है, इसलिए हमारा जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो सही नहीं है। सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत ईरान के 31 प्रांतों में से करमान प्रांत के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है, जिसका क्षेत्रफल कितना? 1,80,726 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ देश की दक्षिण पूर्व अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है तथा इसकी राजधानी कौन है? जायदान शहर। ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत है, देश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। बलूचिस्तान क्षेत्रफल की दृष्टि से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन सबसे कम आबादी वाला प्रांत है। ठीक है, मारिब कहाँ का? यमन के मारिब प्रांत की जो राजधानी है। ठीक है, अब हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है? भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा उड्डयन बाजार है। सेकंड वाला है अनियंत्रित यात्रियों को विमान नियम 1937 के तहत नियंत्रित किया जाता था। थर्ड है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय प्रमुख नियामक संस्था है जो मुख्य रूप से भारत में नागरिक उड्डयन को नियंत्रित करती है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? केवल 2। इसमें हमारा जो दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला है उसमें भारत वैश्विक स्थान पर दूसरे नहीं तीसरे स्थान पर है। ठीक है, इसलिए हमारा जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो भी सही नहीं। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? संयुक्त राज्य जो अमेरिका है और चीन के बाद भारत ही एक ऐसा देश है जो वैश्विक स्तर पर तीसरा उड्डयन बाजार है। ठीक है, अनियंत्रित यात्रियों को विमान नियमन 1937 के साथ साथ भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत नियंत्रित किया जाता था। ठीक है, इसलिए हमारा सेकंड वाला सही है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA प्रमुख नियामक संस्था है जो मुख्य रूप से भारत में नागरिक उड्डयन को नियंत्रित करती है। यह सुरक्षा मुद्दों से निपटने के लिए, हवाई परिवहन सेवाओं के विनियमन के लिए और नागरिक हवाई नियमों और विनियमों को लागू करने के लिए इसका कार्य के लिए सभी जिम्मेदारी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आज का हमारे लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो आप
आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।